नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ज्योग्राफर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और मैं आज आपको ज्योग्राफी का एक पार्ट आपके सामने लेके आया हूं। उससे पहले आप दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान से सुनिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसी टॉपिक से संबंधित यदि आपके को क्वेश्चन चाहिए तो वो क्वेश्चन भी आपको नीचे पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप वो भी डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा वायुमंडल की संरचना व संगठन। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल की। जैसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर जो ये गैसीय आवरण है वही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। जैसे मैंने ये कहा कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का जो आवरण है वही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। एक बात फिर से ध्यान में रखने वाली ये है कि वायुमंडल के बारे में सर्वप्रथम वायुमंडल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी वो थे एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम वायुमंडल के बारे में हमें बताया था। और कब बताया था? 5वीं शताब्दी पूर्व। 5वीं शताब्दी पूर्व उन्होंने ये बता दिया था। और उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी, वायु चलती है। यानी वायुमंडल के बारे में सर्वप्रथम किसने जिक्र किया था? एनेक्सिमेंडर ने जिक्र किया था। कब किया था? 5वीं शताब्दी पूर्व किया था। और उन्होंने कहा था वायु चलती है। ये तो हो गया वायुमंडल। अब वायुमंडल की हम परिभाषाएं देखते हैं। जैसे सबसे पहली परिभाषा दी थी फिंच व ट्रिवार्था ने। उन्होंने ये कहा था कि वायुमंडल गैसों का एक क्या है? आवरण है, जो धरातल से सैकड़ों मील की ऊंचाई तक क्या है? विस्तृत है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। और यह पृथ्वी का एक क्या है? अभिन्न अंग है। ये बात किसने कही थी? फिंच व ट्रिवार्था ने कही थी। इसके बाद में एक और विद्वान हुए थे, उनका नाम था मोकहाउस। उन्होंने ये कहा था कि वायुमंडल है वो गैस की एक पतली परत है। वायुमंडल है वो गैस की क्या है? पतली परत है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से क्या हुई है? जुड़ी हुई है। यानी जो ये पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, यानी पृथ्वी से जुड़े रहने का कारण क्या है? वो है इसका गुरुत्वाकर्षण बल। यानी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। ये तो किससे संबंधित हो गया? वायुमंडल से संबंधित हो गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी संरचना और संगठन की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऑक्सीजन का निर्माण कैसे हुआ, पानी कैसे आया और नाइट्रोजन का निर्माण कैसे हुआ। तो ये सारा हम पहले पढ़ेंगे वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में।
तो देखिए वायुमंडल की उत्पत्ति किसकी बात कर रहे हैं? ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि हमारे जो पृथ्वी है उसके वायुमंडल की उत्पत्ति है वो 3 चरणों में हुई है। यदि वैसे देखें तो वायुमंडल की जो उत्पत्ति है वो प्रत्येक ग्रह की अलग अलग प्रकार से हुई है, और इसी प्रकार से हम किसकी देखेंगे? पृथ्वी की देखेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कितने चरणों में? वायुमंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो 3 चरणों में हुई है। एक जैसे देखो प्रथम चरण, प्रथम चरण की बात करते हैं। मैंने ये कहा था कि वायुमंडल की उत्पत्ति है वो 3 चरणों में हुई है, उसका हम प्रथम चरण देख रहे हैं। प्रथम चरण का मतलब ये है कि पहले पृथ्वी सिर्फ क्या थी? एक आग का गोला थी। उस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी कैसी थी? पृथ्वी है वो किससे बनी थी? गर्म गैसों से, और दूसरा गर्म ही क्या था? लावा था। यानी ये 2 चीजें थी, गर्म गैसों से और गर्म लावा से किसका निर्माण हुआ था? पृथ्वी का। कौन से चरण में? प्रथम चरण में। और इसी चरण में 2 प्रमुख गैसें थी। 2 प्रमुख गैसें कौन कौन सी? नंबर 1, एक तो थी हाइड्रोजन, दूसरी थी हीलियम। यानी पृथ्वी का जो प्रथम चरण था उसमें सिर्फ 2 गैसें थी, एक तो थी हाइड्रोजन और दूसरी कौन सी थी? हीलियम। अब आप ध्यान से देखिए हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे हम ये बता रहे हैं जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, कब? 13.8 अरब वर्ष पहले। पहले क्या हुआ था? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, यानी उसमें क्या हुआ था? एक विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के बारे में आप जानते हो, विस्फोट का नाम क्या था? बिग बैंग। जो ये था हुआ था तभी उसी बिग बैंग के दौरान एक हाइड्रोजन की उत्पत्ति हुई। उस हाइड्रोजन के अणु के द्वारा फिर कोई किस गैस का निर्माण किया गया? हीलियम का निर्माण किया गया। और ये दोनों गैसें पृथ्वी पर क्या थी? प्रमुख से थी। कब? प्रथम चरण में। तो क्या हुआ कि इनके अणुओं की गति क्या थी? अणुओं की जो इसकी गतिज ऊर्जा थी वो क्या थी? अधिक थी। किस कारण अधिक थी? क्योंकि उस टाइम पृथ्वी का तापमान क्या था? ज्यादा था। गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण और ये हमारी पृथ्वी से क्या कर गई? पलायन कर गई। पलायन का मतलब ये क्या हो गई? स्कैप हो गई, पृथ्वी से को छोड़कर चले गए। अब ये तो था प्रथम चरण, हाइड्रोजन की बात आ गई। अब इसमें से 1-2 बातें हैं वो आप ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन, यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो क्या है? हाइड्रोजन है। किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यदि बात करें तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। नहीं, ये बात सुनिए, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ये तो हो गया हाइड्रोजन। यदि दूसरा पूछ ले, ये तो पहला,
यदि दूसरे की बात कर ले, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व, तो वो कौन सा होगा? हीलियम होगा। कौन सा होगा? हीलियम होगा। 2 की बात हो गई। अब बात कर रहा हूं तीसरे की, यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तीसरा जो तत्व है वो क्या है? ऑक्सीजन है। वो क्या है? ऑक्सीजन है। अब एक बात यहां से ध्यान से सुन लो। आप ये कह रहे होंगे कि सर ऑक्सीजन, मैं यहां ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, न कि पृथ्वी की बात कर रहा हूं। आप ये बात थोड़ा सा ध्यान से देखो। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा? हाइड्रोजन, फिर दूसरा हीलियम, और यहां मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, ना कि पृथ्वी की बात कर रहा हूं। यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व? तीसरा तत्व। तीसरा तत्व, तो वो क्या है? ऑक्सीजन ही होगा। आपका उत्तर ऑक्सीजन ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कौन सा चरण? प्रथम चरण। अब इसके बाद में बात आती है दूसरे चरण की। कौन सा चरण? दूसरा चरण। देखिए दूसरे चरण, पहले चरण की बात हो गई, अब दूसरे चरण में। दूसरे चरण में क्या हुआ कि एक तो जैसे ज्वालामुखी निकल रही थी, क्योंकि पृथ्वी क्या थी? गर्म थी, ज्वालामुखी निकल रही थी। तो ज्वालामुखी से कुछ चीजें निकल रही थी, जैसे एक तो क्या? CO2 इन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी जल वाष्प, वाटर वेपर की बात कर रहा हूं मैं, जल वाष्प, और एक क्या थी? अमोनिया, यानी NH3 की बात कर रहा हूं। तो ये थी कौन से चरण में? दूसरे चरण में। पृथ्वी क्या थी? गर्म थी, लावा निकल रहा था। साथ में क्या निकल रहा था? लावा निकलेगा तो आपको पता है कि क्या निकलेगी? गैसें निकलेगी। गैसें निकलेगी तो उसमें सबसे क्या निकला? जल वाष्प। यानी सर्वाधिक किसकी मात्रा निकली? जल वाष्प की। ये आपको पता ही है, 60 से 90% तक क्या निकलती है? जल वाष्प निकलती है, यानी वाटर वेपर निकलता है। अब इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी है, वो आप देखिए। जैसा कि ये हमारी पृथ्वी है, कैसी थी? गरम थी। गरम थी तो इसके ऊपर गरम थी, ज्वालामुखी निकल रही थी। तो इसका कारण ये हुआ कि कहीं ना कहीं तो क्या बनेंगे? पर्वत बनेंगे, कहीं क्या बनेंगे? पठार बनेंगे, और कहीं मैदान, और कहीं क्या बनेंगे? क्रैक्टस बनेंगे। यानी जो भाग नीचा होगा वो तो क्रैक्टस थे, जो ऊंचा होगा वो क्या थे? पर्वत थे। तो इसके पीछे आप देखो कि ये मान लो पृथ्वी का क्या है? सरफेस। सरफेस के ऊपर ये क्या है? कहीं पठार हैं, कहीं चोटियां हैं। ये क्या है? पृथ्वी का सरफेस है, यानी ऊपर वाला क्या है? भाग है। धरातल है, कहीं पर्वत होंगे, कहीं पठार होंगे, कहीं कुछ होगा। ये क्या है? पृथ्वी का धरातल है मान लो, ठीक है। और पृथ्वी का तापमान क्या था? गर्म था। साधारण सी सीधी सी बात है, क्या था? गर्म था। अब बताओ, लावा निकलेगा तो साथ में क्या निकलेगी? गैसें निकलेंगी, और गैसें निकलेंगी तो वो कहाँ जाएंगी? ऊपर की ओर जाएंगी। और मैंने ये कहा था कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा वाटर वेपर की थी, जल वाष्प की थी। जैसे ऊपर जाएंगी क्या होंगी? ये ठंडी होंगी। ठंडी होंगी तो धीरे ऊपर जाकर क्या बनाएंगे? ये बादल बनाएंगे। बादल बनाएंगे तो कौन सी क्रिया होगी? संघनन की क्रिया होगी। और संघनन की क्रिया होगी तो क्या होगा? आप सभी को पता है क्या होगा? वर्षण होगा, यानी वर्षा होगी। अब बात यह है कि वर्षा हुई। वर्षा हुई तो ये वर्षा का जो जल था वो कहाँ नहीं पहुंचा? धरातल पर नहीं पहुंचा।
इसके पीछे देखो कारण था एक का धरातल पर क्यों नहीं पहुंचा। इसलिए नहीं पहुंचा कि अभी भी पृथ्वी का तापमान क्या था, ज्यादा था। तापमान ज्यादा होने के कारण जो ये वर्षा हो रही थी ये रास्ते में ही वापस किस में बदल गई, वाष्प में बदल गई और वापस कहाँ चली गई, ऊपर। वापस ऊपर जाएगी तो वापस क्या होगी, ठंडी होगी, यानी और घने क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। ऐसे ये प्रक्रिया हजारों सालों तक क्या करती रही, चलती रही और अंत में इतने घने क्या हो गए, सघन बादल बने और फिर इनसे क्या हुई, मूसलाधार क्या हुई, वर्षा हुई। कौन सी वर्षा, मूसलाधार वर्षा। और इस वर्षा से जो पानी धरातल पे आया वो कहाँ जमा हो गया, जो भाग नीचा था वहां जमा हो गया। अब बात यहां एक बात और ध्यान में सोचने वाली है कि सर ये पानी, यानी ये पानी कहाँ भर गया, जो भाग नीचा था वहां पर क्या भर गया, पानी भर गया। और आप कह रहे हो सर इतनी वर्षा, तो वर्षा है ना, ये वर्षा ये थोड़े टाइम के लिए नहीं हुई थी, हजारों वर्ष, यानी हजारों वर्षों तक क्या हुई, लगातार होती रही, तब जाकर ये क्या बने, महासागर बने। तो इस तरह पृथ्वी पर सर्वप्रथम क्या आया, पानी है। तो ये क्या आया, पानी आया, यानी पानी आ गया। परंतु अब भी यहां पे एक बात ध्यान से सोचने वाली है, अभी तक वायुमंडल में क्या नहीं थी, वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, यानी अभी भी वायुमंडल में क्या नहीं आई, ऑक्सीजन नहीं आई। तो इससे पहले क्या हुआ का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य के प्रकाश से ही सूक्ष्म जीव क्या हुए, उत्पन्न हुए। यानी उस समय अभी तक क्या नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। अब जैसे देखो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है, देखो आपने इसको कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, घर के आसपास ही देख लिया होगा। यानी जो आपको ये फोटो दिखाई है ये किसकी है, काई की है। इसे साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, काई। इस काई के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये पानी है यहाँ पे क्या हो गया, जमा हो गया और इन्हीं महाद्वीपों और महासागरों के किनारों पर एक सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई। और जो सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई वो और कोई नहीं था, ये क्या थी, काई थी। यानी इसे क्या कहा जाता है, साइनो बैक्टीरिया। किसकी उत्पत्ति हुई, साइनो बैक्टीरिया की। और इसे ही क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी ये ही है वो ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे मान लो हम इसे कह देते हैं हरे नीले शैवाल। यानी इन सूक्ष्म जीवों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई हरे नीले शैवाल की। ठीक है, पानी आ गया, सूक्ष्म जीव आ गए, किसकी उत्पत्ति हुई, हरे नीले शैवाल की उत्पत्ति हुई। इस शैवाल की उत्पत्ति के बाद देखिए क्या हुआ कि इन शैवालों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल यानी ये मान लो हमारा क्या है, सूर्य है। सूर्य का प्रकाश ये क्या है,
सूर्य का प्रकाश। इस सूर्य का प्रकाश जब किस पे पड़ेगा, हरे नीले शैवाल पे पड़ेगा, तो ये एक क्रिया करेंगे, उस क्रिया का क्या नाम होगा, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन सी क्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। और किसका निर्माण करेंगे, ये क्लोरोफिल, ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। और ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, यानी ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार वायुमंडल में पहली बार क्या आई, ऑक्सीजन आई। नहीं है ये बात समझ में? आप दोबारा ध्यान से देख लीजिए। सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे नीले शैवाल, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही किस पे गिरेगा, हरे नीले शैवाल पे गिरेगा, तो ये क्लोरोफिल के द्वारा क्या बनाई जाएगी, ऑक्सीजन बनाई जाएगी। और ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब आप इसके बारे में एक छोटी सी बात और है, वो देख लीजिए। जो ये क्लोरोफिल है, किसकी बात कर रहा हूं, क्लोरोफिल है। उस टाइम में ये सूक्ष्म जीव प्रमुख ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव बन गए थे। अब वर्तमान में क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्या पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। उसी साइनोबैक्टीरिया को अब हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वो किस में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और इन्हीं साइनोबैक्टीरिया के कारण, यानी हरे नीले शैवाल के कारण हमारे वायुमंडल में पहली बार क्या आई, ऑक्सीजन आई। तो ये तो था दूसरा चरण। इस दूसरे चरण में क्या हुआ था, पानी आया था, सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई थी, और ऑक्सीजन क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। ये तो हमारा हो गया दूसरा चरण। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। दो चरण हो गए, अब बात आती है तीसरे चरण की। तीसरा चरण देखिए क्या था, तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या हुआ था कि जो वर्तमान का वायुमंडल है, वर्तमान का जो वायुमंडल है वो कौन से चरण का है, तीसरे चरण का है। अर्थात क्या हुआ था, मैंने ये कह दिया था कि ऑक्सीजन कौन से चरण में, दूसरे चरण में, यानी सूक्ष्म जीवों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तीसरे चरण में क्या हुआ कि जैसे ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की क्या हुई, ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, और जिससे ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में क्या होगी, ज़्यादा होने लगी, और महासागरों में क्या होने लगी, घुलने लगी। और ये वर्तमान स्तर तक क्या होगी, पहुंच गई। क्या, ऑक्सीजन कौन से चरण में, तीसरे चरण में। ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। अब बात ये कहोगे कि सर ऑक्सीजन तो आ गई, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन देखिए, किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही आगे आएगी ना, तो इस नाइट्रोजन के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। उससे पहले छोटी सी एक बात देखिए, नाइट्रोजन, मैंने ये कहा था कि दूसरे चरण में एक क्या थी, अमोनिया थी। क्या थी, अमोनिया थी। तो क्या हुआ कि जैसे ही समुद्रों में क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुई, महासागरों में पर्याप्त हुई। बात किसकी आई, अमोनिया की। अब सूर्य का प्रकाश जब इन पे गिरा तो अमोनिया में क्या होने लगे, अमोनिया के टुकड़े हो गए, यानी विखंडन होने लगे। यानी इसमें क्या पाया जाता है, NH3, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन।
दोनों क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इसके कारण इसके देखो, ध्यान से देखो, क्या जो हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या था, कम था। तो हाइड्रोजन तो कहां चले गई, वायुमंडल के कौन से भागों में, ऊपरी भागों में, और बाद में ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो गई, पृथ्वी से दूर छिटक गई, और ये कहां चली गई, अंतरिक्ष में चली गई। कौन सी, हाइड्रोजन, और बची कौन सी, नाइट्रोजन। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर क्या आई, नाइट्रोजन आई। तो ये कौन सा था, ये था तीसरा चरण। यानी इस प्रकार से ऑक्सीजन, पानी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आई। अब हम इस वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में एक दो बातें और आती हैं, जो दो तीन तथ्य हैं, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि वायुमंडल की जो उत्पत्ति है, तो इसकी उत्पत्ति ये बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति है वो कैम्ब्रियन युग में हुई है। यानी वायुमंडल की जो उत्पत्ति है वो कौन सी युग में हुई है, कैम्ब्रियन युग में। तो अब एक बात ये भी ध्यान रखना, लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तब क्या हुआ था, वायुमंडल की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। अब ये पूछ ले कि किसके अनुसार वायुमंडल की उत्पत्ति है वो कैम्ब्रियन युग में हुई है। तो आपको यहां पे एक नाम ध्यान रखना है, वो नाम किसके अनुसार, क्रिचफील्ड के अनुसार। क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल की उत्पत्ति है वो कौन से युग में हुई है, कैम्ब्रियन युग में हुई है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद दो ऐसे नाम आते हैं, जैसे देखिए, हाँ, दो नाम हैं वो देखिए। नंबर 1 ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। किसी ने नाम सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, किसी ने पहली बार सुना होगा, तो थोड़ा सा देख लीजिए इसे। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट क्या था, मैंने सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया था। उसी ऑक्सीजन के बारे में ये बात है कि क्या हुआ कि सर्वप्रथम वायुमंडल में सर्वप्रथम ऑक्सीजन जब देखी गई, कब, 2.7 से लेकर 2.8 अरब वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, तब वायुमंडल में सर्वप्रथम ऑक्सीजन क्या हुई थी, रिलीज हुई थी इस टाइम। और इसके बाद क्या हुआ था कि 2.45 अरब वर्ष पूर्व की बात है, तब ऑक्सीजन सर्वाधिक क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। यानी कब ऑक्सीजन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, 2.4 अरब वर्ष पूर्व है ऑक्सीजन में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसी वृद्धि के बारे में कहा जाता है, जैसे देखिए ऑक्सीजन देखी गई, फिर क्या हुई, वृद्धि हुई, और बात कर रहे हैं कि वृद्धि हुई इस टाइम पे, परंतु हम बात कर रहे थे किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। ये देखिए साइनोबैक्टीरिया, यानी इस साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति से लेकर इस ऑक्सीजन में वृद्धि के बीच का जो क्या था, इन दोनों के बीच का जो क्या था, कालखंड था,
उसे ही क्या कहा गया था, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा गया था। नहीं ये बात समझ में तो दोबारा से देख लो। यानी सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आए, हरे नीले शैवाल आए, जिससे किसकी उत्पत्ति हुई थी, ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी। इसकी उत्पत्ति के बाद यानी इतना साल लग गए ऑक्सीजन की वृद्धि में, यानी धीरे धीरे क्या आई थी, ऑक्सीजन आई थी और अपने वर्तमान स्तर तक पहुंची थी। उसके बीच में जो कालखंड था, यानी जितना समय लगा था, उसी को क्या कहा गया था, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा गया था। तो ये तो हो गया एक दूसरा नाम और आता है, देखिए एक नाम आता है बोरिंग विलियन। बोरिंग विलियन जैसे देखिए बोरिंग विलियन का मतलब यानी साइनोबैक्टीरिया आ गए थे, ऑक्सीजन में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। फिर भी इसी ऑक्सीजन की वृद्धि होने के पश्चात भी यानी अन्य जीवों की उत्पत्ति, किसकी, अन्य जीवों की उत्पत्ति होने में लगभग 1 अरब वर्ष और लग गया था। अब इसे समझ गए होंगे आप। यानी बोरिंग विलियन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि तो हो चुकी थी वायुमंडल में, फिर भी अन्य जीवों की उत्पत्ति के लिए लगभग कितना, 1 अरब वर्ष और लग गया। अब 1 अरब वर्ष और लग गया, इसी 1 अरब वर्ष को क्या कहा गया था, जो ये था 1 अरब वर्ष, उसी को क्या कहा गया था, बोरिंग विलियन कहा गया था। यानी कि इसके बीच में किसी भी जीव की क्या नहीं हुई थी, उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, बोरिंग विलियन। यानी जो 1 अरब वर्ष था वो बिना जीव की उत्पत्ति के निकला था, उसी को क्या कहा गया था, बोरिंग विलियन कहा गया था। ये तो था आज का हमारा टॉपिक, वायुमंडल की उत्पत्ति। हमने पूरा अध्ययन किया है किसके बारे में, वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में। यानी वायुमंडल की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा वायुमंडल की संरचना, और फिर उसके बाद में आएगा वायुमंडल का संगठन। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक था, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, हाँ दोस्तों देखिए एक टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना की बात कर रहे हैं। हमने क्या बनाया, ये तो क्या है, पृथ्वी। और हमने बात की थी कि इसके चारों ओर जो गैसीय आवरण है वही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। अब संरचना में देखें तो इस वायुमंडल में क्या क्या पाई जाती हैं, क्या क्या पाई जाती हैं, एक तो गैसेज पाई जाती हैं, यानी गैस पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, जलवाष्प पाया जाता है, और क्या पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी क्या पाए जाते हैं, धूलकण। तो ये तो क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल हो गया। इसके ये कारण भी बताया दिया था, कारण क्या था, यानी किसके कारण जोड़ा रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या रहता है, जुड़ा रहता है, किससे, पृथ्वी से। संरचना में ये आया था। अब हमें इसकी एक बात और ध्यान रखनी है, वायुमंडल की ऊंचाई की। तो नवीन वैज्ञानिक शोधों के अनुसार है तो वायुमंडल की जो ऊंचाई है, किसकी, वायुमंडल की, वायुमंडल की
ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो ऊंचाई के बारे में ये कहा जाता है कि सागर तल से, कहाँ से, सागर तल से, ये हमारा सागर तल है, इस तल से 16,000 किलोमीटर से या 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। नया आंकड़ा ये है, कहीं पे 35,000 भी दिया हो सकता है, परंतु आप ये ध्यान रखना कि सागर तल से 16,000 किलोमीटर या 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, वायुमंडल क्या है, फैला हुआ है। ये तो हो गया वायुमंडल की संरचना। बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। देखिए, वायुमंडल का संगठन यानी एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब बात किसके कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, यानी किसकी, संगठन की बात कर रहे हैं। तो बात आती है कि वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का जो संगठन है वो मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कितनी चीज़ों से, 3 चीज़ों से। जैसे देखिए, एक तो वायुमंडल में क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। दूसरा वाटर वेपर, किसकी बात कर रहे थे, जल वाष्प की। और तीसरा डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण। यानी मुख्यतः ये 3 चीजें होती हैं। आप इनके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वायुमंडल के संगठन में हम बात किसकी करते हैं, गैसों की बात करते हैं। तो वायुमंडल में 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसे देखिए, नंबर 1, एक तो क्या होता है, स्थिर गैसें। दूसरी होती है परिवर्तनशील गैसें। देखिए, इसे तो कहते हैं कांस्टेंट गैसेस, और ये इसको कहते हैं वेरिएबल। इन गैसों की क्या करते हैं, बात करते हैं स्थायी गैसें। बात किसकी आती है, स्थिर गैसें या स्थायी गैसें। स्थायी गैसों का मतलब ये है कि वायुमंडल में जो गैसें जितने अनुपात में पाई जाती हैं उसी अनुपात में वो क्या रहती हैं, स्थायी रहती हैं या स्थिर रहती हैं, यानी अपने आप को क्या रखती हैं, स्थिर रखती हैं। वो कौन सी गैसें कहलाई जाती हैं, स्थायी या स्थिर गैसें कहलाई जाती है। परिवर्तनशील का मतलब है वायुमंडल में उन गैसों का क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो वो कौन सी, परिवर्तनशील गैसें कहलाई। अब आप देखिए स्थिर गैसें कौन कौन सी हैं। स्थिर गैसों की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की गैसें आती हैं। एक तो है नाइट्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन, और तीसरी है ऑर्गन। ये 3 गैसें हैं जो वायुमंडल में क्या है, स्थिर गैसें हैं, क्या है, अस्थायी गैसें। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन और तीसरी ऑर्गन। यानी इन्हीं का यही क्रम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। अब पीछे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है। तो सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है, तो इसमें 4 ऑप्शन आए थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख लीजिए ये 3 ऑप्शन तो किस में आते हैं, स्थिर या स्थायी में आते हैं। बच गया कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, परिवर्तनशील गैसें है। अब बात देखिए किसकी, परिवर्तनशील गैसों की। इसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं, इसमें मुख्यतः कौन सी, CO2 प्रमुख है। उसके बाद में कौन सी, जल वाष्प की बात कर लें, वो भी क्या होता है, परिवर्तनशील है। किसकी बात करें,
ओजोन की, ओजोन लेयर की बात कर रहा हूँ, वो भी एक क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, इसके बाद में कौन सी, हीलियम, हीलियम, जिनोन, क्रिप्टॉन, ये जो सारी गैसें हैं वो क्या है, परिवर्तनशील गैसें हैं। मैंने बात किसकी की थी, परिवर्तनशील और स्थिर गैसों की। तो ये कौन सी है, परिवर्तनशील और स्थिर गैसें। इसमें एक और आ गई, एक्सियन आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी। वो कौन सी है, परिवर्तनशील गैसें। यानी स्थिर तो ये हैं और बाकी की बाकी सारी क्या है, ये परिवर्तनशील गैसें हैं। तो ये तो गैसों के बारे में थोड़ा सा हो गया। उसके बारे में हम प्रत्येक गैस के बारे में अलग अलग फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ये नहीं है कि 2 लाइनें पढ़ ली और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। नाइट्रोजन के बारे में कंप्लीट, देन फिर ऑक्सीजन, ऑर्गन, सभी के बारे में अलग अलग से क्या की जाएंगी, बातें की जाएंगी। तो ये तो था, ये तो थी क्या है, गैसें। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, और जो बाकी का जो टॉपिक है वो हम करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे भी प्रेस कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो आगे आने वाली जो वीडियो है और उसके संबंधित जो PDF है आपको, वो आपको मिल जाएगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। धन्यवाद।